नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी इंद्रजाल। गांव के बाहर एक छोटे से बंजर में कजरों का दल पड़ा था। उस परिवार में टट्टू, भैंसे और कुत्तों को मिलाकर 21 प्राणी थे। उसका सरदार मैकू लंबी चौड़ी हड्डियों वाला अधेड़ पुरुष था। दया माया उसके पास फटकने नहीं पाती। उसकी घनी दाढ़ी और मूँछों के भीतर प्रसन्नता की हंसी छिपी रह जाती थी। गांव में भीख मांगने के लिए जब कंजरों की स्त्रियां जाती तो उनके लिए मैकू की आज्ञा थी कि कुछ न कुछ मिलने पर अपने बच्चों को निर्दयता से गृहस्थ के द्वार पर जो स्त्री न पटक देगी उसको भयानक दंड मिलेगा। इस निर्दय झुंड में गाने वाली एक लड़की थी और एक बांसुरी बजाने वाला युवक। ये दोनों भी गा बजाकर जो पाते वह मैकू के चरणों में रख देते। फिर भी गोली और बेला की प्रसन्नता की सीमा न थी। उन दोनों का नित्य का संपर्क ही उनके लिए स्वर्गीय सुख था। इन घुमक्करों के दल में ये दोनों विभिन्न रुचि के प्राणी थे। बेला बेरिन थी। माँ के मर जाने पर अपने शराबी और कर्म में पिता के साथ वह कंजरों के हाथ लगी। अपनी माता के गाने बजाने का संस्कार उसकी नस नस में भरा था। वह बचपन से ही अपनी माता का अनुकरण करती हुई अलापती रहती थी। शासन की कठोरता के कारण कंजरों का डाका और लड़कियों के चुराने का व्यापार बंद हो चला था। फिर भी मैकू अवसर से नहीं चूकता, अपने दल की उन्नति में लगा ही रहता। इस तरह गोली के बाप के मर जाने पर जो एक चतुर नट था, मैकू ने उसकी खेल की पिटारी के साथ गोली पर भी अधिकार जमाया। गोली महुअर तो बजाता ही था, पर बेला का साथ होने पर उसने बांसुरी बजाने में अभ्यास किया। पहले तो उसकी नट विद्या में बेला में भी मनयोग से लगी, किंतु दोनों को भानुमती पिटारे ठोकर 2-4 पैसे कमाना अच्छा न लगा। दोनों को मालूम हुआ कि दर्शक उस खेल से अधिक उनका गाना पसंद करते हैं। दोनों का झुकाव उसी ओर हुआ। पैसा भी मिलने लगा। इन नवागुंत बहारियों की कंजर के दल में प्रतिष्ठा बढ़ी। बेला सावली थी, जैसे पावस की मेघमाला में छिपे हुए आलोपिंड का प्रकाश निखेरने की अदम्य चेष्टा कर रहा हो, वैसे ही उसका यौवन सुगठित शरीर के भीतर उद्वेलित हो रहा था। गोली के स्नेह की मदिरा से उसकी कजरारी आंखें लाली से भरी रहती थी। वह चलती तो थिरकती हुई, बातें करती तो हंसती हुई। एक मिठास उसके चारों ओर बिखरी रहती। फिर भी गोली से उसका ब्याह नहीं हुआ था। गोली जब बांसुरी बजाते लगता तब बेला के साहित्यहीन गीत जैसे प्रेम के मधुर की व्याख्या करने लगते। गांव के लोग उनके गीतों के लिए कंजरों को शीघ्र हटाने का उद्योग नहीं करते। जहां अपने अन्य सदस्यों के कारण कंजरों का वह दल घृणा और भय का पात्र था, वहां गोली और बेला का संगीत आकर्षण के लिए पर्याप्त था। किंतु इसी में एक व्यक्ति अवांछनीय सहयोग भी आवश्यक था। पर वहाँ भूरे छोटी सी ढोल लेकर उसे भी बेला का साथ करना पड़ता था। पूरे सचमुच भूरा भेड़िया था। गोली अधेरे से बांसुरी लगाए अर्धनिर्मित आँखों के अंतराल से बेला के मुख को देखता हुआ जब हृदय की फूंक से बाँस के टुकड़े के अनुप्रामाणिक कर देता, तब विकट घृणा से ताड़ित होकर पूरे ही भयानक थाप ढोल पर जाती। क्षण क्षण भर के लिए जैसे दोनों चौंक उठते। उस दिन ठाकुर के गढ़ में बेला का दल गाने के लिए गया था। पुरस्कार में कपड़े रुपए तो मिले ही थे, बेला को एक अंगूठी भी मिली थी। मैकू उन सबको देखकर प्रसन्न हो रहा था। इतने में सिरकी के बाहर कुछ हल्ला सुनाई पड़ा। मैकू ने बाहर आकर देखा कि
भूरे और गोली में लड़ाई हो रही थी। मैकू के कर्कश स्वर से दोनों भयभीत हो गए। गोली ने कहा, मैं बैठा था, भूरे ने मुझको गालियाँ दी, फिर भी मैं न बोला। इस पर उसने मुझे पैर से ठोकर लगा दी और यह समझता है कि इसकी बांसुरी के बिना बेला गा ही नहीं सकती। मुझसे कहने लगा कि आज तुम ढोलक बेताल बजा रहे थे। भूरे का कंठ क्रोध से भराया हुआ था। मैकू हंस पड़ा। वह जानता था कि गोली युवक होने पर भी सुकुमार और अपने प्रेम की माधुरी में विहील, जलीला और निरीह था। अपने को प्रमाणित करने की चेष्टा उसमें भी थी ही नहीं। वह आज जो कुछ उग्र हो गया उसका कारण है केवल पूरे भूरे की प्रतिद्वंद्विता। बेला भी वहां आ गई थी। उसने घृणा से भूरे की ओर देखकर कहा, तो क्या तुम सचमुच बेताल नहीं बजा रहे थे? मैं बेताल न बजाऊंगा तो दूसरा कौन बजाएगा? अब तो मुझको नए यार न मिले। बेला, तुझको मालूम नहीं कि तेरा बाप मुझसे तेरा ब्याह ठीक करके मरा है। इसी बात पर मैंने उसे अपना नेपाली का दोगला टट्टू दे दिया था, जिस पर अब भी तू चढ़कर चलती है। भूरे का मुंह क्रोध के झाग से भर गया था। वह और भी कुछ बकता, किंतु मैकू की डांट पड़ी। सब चुप हो गए। उस निर्जल प्रांत में जब अंधकार खुले आकाश के नीचे तारों से खेल रहा था, तब बेला बैठी कुछ गुनगुना रही थी। कंजरों की झोपड़ियों के पास ही पलाश का एक छोटा सा जंगल था। उसमें बेला के गीत गूंज रहे थे। जैसे कमल के पास मधुकर को जाने से कोई नहीं रोक सकता, उसी तरह गोली भी कब मानने वाला था। आज उसके निरीह हृदय में संघर्ष के कारण आत्मविश्वास का जन्म हो गया था। अपने प्रेम के लिए, अपने वास्तविक अधिकार के लिए उसने झगड़ने की शक्ल उत्पन्न हो गई थी। उसका छुरा कमर में था, हाथ में बांसुरी थी। बेला की गुनगुनाहट बंद होते ही बांसुरी में गोली की उसी तान को दोहराने लगा। दोनों वन विहंग की तरह उस अंधेरे कानन में किलकारने लगे। आज प्रेम के आवेश में आवरण हटा दिया गया था। वे नाचने लगे। आज तारों की क्षीण ज्योति में हृदय से हृदय मिले, पूर्ण आवेग में। आज बेला के जीवन में यौवन का और गोली के हृदय में परुष का प्रथम उन्मेष था। किंतु भूरा भी वहां आने से नहीं रुका। उसके हाथ में भी भयानक छुरा था। आलिंगन में आबद्ध बेला ने चित्कार किया। गोली छिटक कर दूर जा खड़ा हुआ, किंतु घाव ओछा लगा। बाघ की तरह झपट कर गोली ने दूसरा वार किया। भूरा संभल न सका। फिर तीसरा वार चलाना ही चाहता था कि मैकू ने गोली का हाथ पकड़ लिया। वह नीचे सिर किए खड़ा रहा। मैकू ने अकड़कर कहा, बेला, भूरे से तुझे ब्याह करना ही होगा। यह खेल अच्छा नहीं। उसी क्षण सारी बातें गोली के मस्तक में छाया चित्र सी नाच उठी। उसने छुरा धीरे से गिरा दिया। उसका हाथ छूट गया। अब बेला और मैकू भूरे का हाथ पकड़कर ले चले। तब गोली कहाँ जा रहा है उसका किसी को ध्यान न रहा। कंजर परिवार में बेला भूरे की स्त्री मानी जाने लगी। बेला ने भी सिर झुकाकर उसे स्वीकार कर लिया, परंतु उसे पलाश के जंगल में संध्या के समय जाने से कोई भी नहीं रोक सकता था। उसे जैसे सायंकाल में एक हल्का सा उन्माद हो जाता। भूरे या मैकू भी से वहां जाने से रोकने में असमर्थ थे। उसकी दृढ़ता भरी आंखों से घोर विरोध नाचने लगता। बरसात का आरंभ था। गांव की ओर से पुलिस के पास कोई विरोध की सूचना भी मिली थी। गांव वालों की छुरी, सहिया और काठ कबाड़ के कितने की काम बनाकर वे लोग पैसे लेते थे। कुछ अन्यों भी मिल जाता था। चिड़िया पकड़ कर, पंछियों का तेल बनाकर, जड़ी बूटी की दवा तथा उत्तेजक औषधियों और मदिरा का व्यापार
करके कंजरों ने गांव तक गढ़ के लोगों से सद्भाव भी बना लिया था। सबसे ऊपर आकर्षक बांसुरी जब उसके साथ नहीं बजती थी, तब भी बेला के गले में एक ऐसी नई टीस उत्पन्न हो गई थी जिसमें बांसुरी का स्वर सुनाई पड़ता था। अंतर में भरे हुए निष्कल प्रेम से युवती का सौंदर्य निखर गया था। उसके कटाक्ष, आलस, गति, मंदिर और वाणी झंकार से भरी गई थी। ठाकुर साहब के गढ़ में उसका गाना प्रायः हुआ करता था। छीट का घाघरा और चोली, उस पर गोटे से ढकी ही ओढ़नी महज ही खिसकती रहती। कहना न होगा कि आधा गांव उसके लिए पागल था। बालक पास से युवक ठीक ठिकाने से और बूढ़े अपनी मर्यादा आदर्श विदिता की रक्षा करते हुए दूर से उसकी तान सुनने के लिए, एक झलक देखने के लिए घात लगाए रहते। गढ़ के चौक में जब उसका गाना जमता तो दूसरा काम करते हुए अनमस्तक की यार में मनोयोग से और कनकियों से ठाकुर उसे देख लिया करते। मैकू घाघ था, उसने तार लिया। उस दिन संगीत बंद होने पर, पुरस्कार मिल जाने पर और भूरे के साथ बेला के गढ़ के बाहर जाने पर भी मैकू वहीं थोड़ी देर खड़ा रहा। ठाकुर ने उसे देखकर पूछा, क्या है सरकार, कुछ कहना है क्या? यह छोकरी इस गांव से जाना नहीं चाहती। उधर पुलिस तंग कर रही है। जाना नहीं चाहती? क्यों? वह तो घूम घुमाकर गढ़ में गाती है, खाने को मिल जाता है। मैकू आगे की बात चुप होकर कुछ संकेत भरी मुस्कुराहट से कह देना चाहता था। ठाकुर के मन में हलचल होने लगी। उसे दबाकर प्रतिष्ठा का ध्यान करने ठाकुर ने कहा, तो मैं क्या करूं? सरकार, वह तो साँझ होते ही पलाश के जंगल में अकेली चली जाती है। वही बैठी हुई बड़ी रात तक गाया करती है। एक दिन सरकार धमका दे तो हम लोग उसे ले देकर आगे कहीं चले जाएं। अच्छा। मैकू जाल फैलाकर चला गया। 1000 की बोहनी की कल्पना करते वह अपनी सिरकी में बैठकर हुक्का गुरगुराने लगा। बेला के सुंदर अंग की मेघमाला प्रेम राशि की रजत देख उद्भासित हो उठी थी। उसके हृदय में यह विश्वास जम गया था कि भूरे के साथ घर बसाना गोली के प्रेम के साथ विश्वासघात करना है। उसका वास्तविक पति गोली ही है। बेला में यह उच्छल भावना विकट तांडव करने लगी। उसके हृदय में वसंत का विकास था। उमंग में मलयानिनी की गति थी। कंठ में वनस्थली की कालकली थी। आंखें में कुमुत्सव था। उसके प्रत्येक आंदोलन में परिमल का उजागर था। उसकी मादकता बरसाती नदी की तरह वेगवती थी। आज उसने अपने जूरे में जंगली करौंदे के फूलों की माला लपेटकर भरी मस्ती में जंगल की ओर चलने के लिए पैर बढ़ाया, तब भूरे ने डांट कर कहा, कहाँ चली? यार के पास। उसने छूटते ही कहा। बेला के सहवास में आने पर अपनी लघुता को जानते हुए मन में सोचकर भूरे ने कहा, खून कराए बिना चैन न लेगी। बेला की आंखों में गोली का और उसके परिधर्म पर मन प्रेमाकार चित्र था, जो उसके हट जाने पर विरह जल से हरा भरा हो उठा था। बेला पलाश के जंगल में अपने बिछड़े हुए प्रीतम के उद्देश्य से 2-4 विरह वेदना की तानों ने प्रतिध्वनि छोड़ आने का काल्पनिक सुख नहीं छोड़ सकती। उस एकांत संध्या में बरसाती झिल्लियों की झनकार से वायुमंडल गूंज रहा था। बेला अपने परिचित पलाश के नीचे बैठकर गाने लगी। ऐसा मालूम होता था कि सचमुच गोली उस अंधकार में अपरिचित की तरह मुंह फिराकर चला जा रहा है। बेला की मुद्रमा को पहचानने की क्षमता उसमें खो दी। बेला का एकांत में विरह निवेदन उसकी भाव प्रवणता को और भी उत्तेजित करता था।
पलाश का जंगल उसकी कातर कहुक से गूंज रहा था। सहसा उस पर निशब्दता को भंग करते हुए घोड़े पर सवार ठाकुर साहब वहां आ पहुँचे। अरे बेला, तू यहाँ क्या कर रही है? बेला की स्वर लहरी रुक गई थी। उसने देखा ठाकुर साहब महत्व का संपूर्ण चित्र कई बार, जिसे वह अपने मन की असह्य कल्पना में दुर्गम शैल श्रृंग समझकर अपने भ्रम पर अपनी हंसी उड़ा चुकी थी। वह सकुचाकर खड़ी हो रही, बोली नहीं। मन में सोच रही थी, गोली को छोड़कर भूरे के साथ रहना क्या उचित है? और नहीं तो फिर? ठाकुर ने कहा, तो तुम्हारे साथ कोई नहीं है? कोई जानवर निकाल आवे तो? बेला खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठाकुर का प्रमाद चढ़ गया था। घोड़े से झुककर उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, चलो तुझको पहुंचा दे। उसका शरीर कांप रहा था और ठाकुर आवेश में भर रहे थे। उन्होंने कहा, बेला मेरे यहाँ चलेगी? भूरे मेरा पति है। बेला के इस कथन में भयानक व्यंग था। वह भूरे से छुटकारा पाने के लिए तरस रही थी। उसने धीरे से अपना सिर ठाकुर की जांघ से सटा दिया। एक क्षण के लिए दोनों चुप थे। फिर उसी समय अंधकार में दो मूर्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। कठोर कंठ से भूरे ने पुकारा, बेला। ठाकुर सावधान हो गए थे। उनका हाथ बगल की तलवार की मूठ पर जा पड़ा। भूरे ने कहा, जंगल में किस लिए तू जाती थी? यहाँ तुझे आज मालूम हुआ। चल, तेरा खून पिए बिना न छोड़ूंगा। ठाकुर के अपराध का आभास आरंभ तो उसके मन में ही हो चुका था। उन्होंने अपने को छिपाने का प्रयत्न छोड़ दिया। कड़क कर बोले, खून बहाने से पहले अपनी भी सोच लो। तुम मुझ पर संदेह करते हो तो तुम्हारा भ्रम है। अब मैकू आगे आया। उसने कहा, सरकार, बेला अब कंजरों के दल में नहीं रह सकेगी। तो तुम क्या करना चाहते हो? ठाकुर साहब अपने में आ रहे थे, फिर भी घटना चक्र से विवश थे। अब यह आपके पास रह सकती है। भूरे इसे लेकर हम लोगों के संग नहीं रह सकता। मैकू पूरा खिलाड़ी था। उसके सामने उस अंधकार में रुपए चमक रहे थे। ठाकुर ने अपने अहंकार का आश्रय लिया। थोड़ा सा विवेक जो उस अंधकार में खिलखिला रहा था, बुझ गया। उसने कहा, तुम क्या चाहते हो? 1000। चलो मेरे साथ, कहकर बेला का हाथ पकड़कर ठाकुर ने घोड़े के आगे बढ़ाया। कुछ भुनभुना रहा था, पर मैकू ने उसे दूसरी ओर भेजकर ठाकुर का संग पकड़ लिया। बेला रिकाब पकड़े चली जा रही थी। दूसरे दिन कंजरों का दल उस गांव से चला गया। ऊपर की घटना को कई साल बीत गए। बेला ठाकुर साहब की एकमात्र प्रेमिका समझी जाती है। अब उसकी प्रतिष्ठा अन्य कुल वधुओं की तरह होने लगी है। नए उपकरणों से उसका घर सजाया गया है। उस्तादों से गाना सीखा है। गढ़ के भीतर ही उसकी छोटी सी साफ सुथरी हवेली है। ठाकुर साहब की उमंग की रातें वहीं कटती है। फिर भी ठाकुर कभी कभी प्रत्यक्ष देख पाते हैं कि बेला उनकी नहीं है। जाने कैसे एक भ्रम में पड़ गए। बात निभाने की आड़ पड़ी। एक दिन एक नट आया। उसने अनेक तरह के खेल दिखलाए। उसके साथ उसकी स्त्री थी। वह घूंघट ऊंचा नहीं करती थी। खेल दिखलाकर जब अपनी पिटारी लेकर जाने लगा तो कुछ मनचले लोगों ने पूछा, क्यों जी, तुम्हारी स्त्री कोई खेल नहीं करती क्या? करती तो है सरकार, फिर किसी दिन दिखलाऊंगा, कहकर वह चला गया। किंतु उसकी बांसुरी की धुन बेला के कानों में उन्माद आह्वान सुना रही थी। पिंजरे की वन विहंगनी को वसंत की फूली ही डाली का स्मरण हो गया था। दूसरे दिन गढ़ में भारी जमघट लगा। गोली का खेल जम रहा था। सब लोग उनके हस्त कौशल में मुग्ध थे। सहसा उसने कहा, सरकार, एक बड़ा भारी दैत्य आकाश में आ गया है। उससे लड़ने जाता हूँ। मेरी स्त्री की रक्षा आप लोग
कीजिएगा। गोली ने एक डोरी निकालकर उसको ऊपर आकाश की ओर फेंका। वह सीधी तन गई। सबके देखते देखते गोली उसी के सहारे आकाश में चढ़कर अदृश्य हो गया। सब लोग मुग्ध होकर भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। किसी को यह ध्यान नहीं रहा कि स्त्री अब कहाँ है। गढ़ के फाटक की ओर सबकी दृष्टि फिर गई। गोली लहू से रंगा चला आ रहा था। उसने आकर ठाकुर को सलाम किया और कहा, सरकार, मैंने उस दैत्य को हरा दिया, अब मुझे इनाम मिलना चाहिए। सब लोग उस पर प्रसन्न होकर पैसों रुपए की बौछार करने लगे। उसने झोली भर कर इधर उधर देखा, फिर कहा, सरकार, मेरी स्त्री भी अब मिलनी चाहिए, मैं भी। किंतु यह क्या? वहाँ तो उसकी स्त्री का पता नहीं। गोली सिर पकड़कर शोक मुद्रा में बैठ गया। जब खोजने पर उसकी स्त्री नहीं मिली तो उसने चिल्लाकर कहा, यह अन्याय इस राज्य में नहीं होना चाहिए। मेरी सुंदरी स्त्री को ठाकुर साहब ने गढ़ के भीतर कहीं छिपा दिया है। मेरी योगिनी कह रही है। सब लोग हंसने लगे। लोगों ने समझा यह कोई दूसरा खेल दिखाने जा रहा है। ठाकुर ने कहा, तो तू अपनी सुंदरी स्त्री मेरे गढ़ में खोज ला। अंधकार होने लगा था। उसने जैसे घबराकर चारों ओर देखने का अभिनय किया, फिर आंख मूंदकर सोचने लगा। लोगों ने कहा, खोजता क्यों नहीं, कहाँ है तेरी सुंदरी स्त्री? तो जाऊँ न सरकार? हाँ हाँ, जाता क्यों नहीं, ठाकुर ने भी हंसकर कहा। गोली नई हवेली की ओर चला। वह निशंक भीतर चला गया। बेला बैठी हुई तम्य भाव से बाहर की भीड़ झरोके से देख रही थी। जब उसने गोली को समीप आते देखा तो वह काँप उठी। कोई दासी वहाँ न थी। सब खेल देखने में लगी थी। गोली ने पोटली फेंक कर कहा, बेला, जल्द चलो। बेला के हृदय में तीव्र अनुभूति जाग उठी थी। एक क्षण में उस दीन भिखारी की तरह, जो एक बूढ़ी भीख के बदले अपना समस्त संचित आशीर्वाद दे देना चाहता था, वह वरदान देने के लिए प्रस्तुत हो गई। मंत्रमुग्ध की तरह बेला ने उस ओढ़नी का घूंघट बनाया। वह धीरे धीरे उसके पीछे भीड़ में आ गई। तालियां पिटी, हंसी का ठहाका लगा। वही घूंघट, न खुलने वाला घूंघट, सायकालीन समीर से हिलकर रह जाता था। ठाकुर साहब हंस रहे थे। गोली दोनों हाथों से सलाम कर रहा था। रात हो चली थी। भीड़ के बीच गोली बेला को लिए जब फाटक के बाहर पहुंचा, तब एक लड़के ने आकर कहा, एक्का ठीक है? तीनों सीधे उस पर जाकर बैठ गए। एक्का वेग से चल पड़ा। अभी ठाकुर साहब का दरबार जम रहा था और नट के खेलों की प्रशंसा हो रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।